Hello guys, welcome back to my channel. How are you all? Hope you all are doing so great. और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये हमारा दूसरा सेशन है। फर्स्ट सेशन मैंने करा दिया था। आप लोग को वो वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ। तो जो फ्रांस था ना, उसमें मोनार्क यानी किंग को अकेले की पावर नहीं थी कि वो टैक्स इम्पोज कर पाए और टैक्स बढ़ा पाए। उसके लिए उसको एक पॉलिटिकल बॉडी को बुलाना पड़ता था जिसका नाम था एस्टेट्स जनरल। तभी वो नए टैक्सेस का प्रपोज़ल पास कर पाता। तो जो स्टेट जनरल थी वो मैंने आपको बताया कि एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। तो आप इसे फ्रांस की पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। तो 5 मई 1789 को, ये वाली डेट ना याद कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 मई 1789 को लुइस 16 ने एस्टेट जनरल को बुलाया। और उसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों ने ना 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा और थर्ड स्टेट ने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को। नाउ विल यू से कि मैम ये तो फिर ये तो अनइक्वालिटी हुई। भले ही थर्ड स्टेट को कितना भी टैक्स दिया जाता हो, कितना भी टैक्स देना पड़ता हो, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग कम थे। तो देखो बच्चा हुआ क्या कि 300 रिप्रेजेंटेटिव्स तो गए थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट से। उन्हें सीट्स मिली थी बैठने के लिए, एक दूसरे को जो फेस कर रही थी। और लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें पीछे खड़ा रहना पड़ा था 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को। और उस वक्त रूल क्या था वोटिंग का कि हर स्टेट एक वोट देगा। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, इन दोनों की तो भाई दोस्ती थी, इन दोनों को तो प्रिविलेजेस मिली हुई थी। तो ये लोग अपना एक एक वोट दे करके और हमेशा जीत जाते। थर्ड स्टेट के लोग हमेशा हार जाते थे। तो थर्ड स्टेट वाले लोगों ने कहा कि आप 1 पर्सन 1 वोट क्यों नहीं करते, जैसा अभी हमारे इंडिया में होता है कि हर आदमी को एक वोट देने का अधिकार है, 1 पर्सन 1 वोट। तो यहाँ पे वो वहाँ पे ये प्रपोज़ल उठा, लेकिन किंग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो थर्ड स्टेट वाले लोग गुस्से से प्रोटेस्ट करते हुए असेंबली से बाहर निकल गए। 20 जून को वो एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए जो कि वर्सैलीज में था, और उन्होंने अपना नाम नेशनल असेंबली रख लिया। और वो चाहते थे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना फ्रांस के लिए जो कि राजा की पावर को लिमिट कर दे। और इन सब को लेड कर रहे थे, यानी इन सब की जो क्या कहते हैं मुखिया थे इस प्रोटेस्ट के, वो थे मिराबियो और एबेसियस। मिराबियो जो थे वो पावरफुल स्पीचेस भीड़ को सुनाते थे और जिससे उनके अंदर मोटिवेशन आता था और उनके अंदर अपनी इक्वालिटी के लिए भी गुस्सा भर जाता है कि हमें भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। अबेसियस ने एक पैम्फलेट लिखा था जो कि था व्हाट इज़ ए थर्ड स्टेट। ये लोग स्टेट्स में भी बिलीव नहीं करते थे, ये लोग चाहते थे कि इक्वालिटी रहे। तभी फ्रांस में एक बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी और उससे फसल बर्बाद हो गई। उसमें भी अभी फसल बर्बाद हो गई, फ्रांस में ऐसे ही प्रोडक्शन कम था, ब्रेड के प्राइसेस ऐसे ही इंक्रीज थे, उसमें भी बेकर्स ने सिचुएशन को और ख़राब कर दिया। उन्होंने ब्रेड की सप्लाई ही रुकवा दी। और औरतें जब बहुत देर तक लाइनों में खड़ी रहीं बेकरी पे, उनमें बहुत गुस्सा था औरतों में, और उन्होंने फिर वहाँ पे रियॉट्स करना शुरू कर दिए। रियॉट्स यानी उन्होंने वहाँ पे दंगे करना शुरू कर दिए। वो शॉप्स को तोड़ने लगी, लूट मच गई थी। उसके बाद वहीं सेम टाइम पे लुइस 16 ने एक गलती कर दी। उसने अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि पेरिस में जाओ और वहाँ पर जो ये सब हो रहा है इस प्रोटेस्ट को रोको। और थर्ड स्टेट वाले लोगों में ऐसे ही बहुत गुस्सा था और ये पॉपुलेशन में भी ज़्यादा थे। तो इन्होंने 14 जुलाई को बेस्टाइली फ्रांस की जेल थी जो कि राजा के डिस्पोटिक पावर्स का सिंबल था, तो इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो राजा ने जो ट्रूप्स भेजे थे, उन ट्रूप्स ने क्या किया कि इन पीसेंट्स की कच्ची फसलों को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद
उन लोगों ने जो अनाज थे वो लूटे, जो भी मेमोरियल ड्यूज़ के डॉक्यूमेंट्स थे, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनको जला दिया। और इतनी बर्बादी देखने के बाद लुई 16 फाइनली नेशनल असेंबली को मान गया। उन्होंने मान लिया कि ठीक है, नेशनल असेंबली हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी। और 4 अगस्त की नाइट को, 1789 की ये बात है, 4 अगस्त की नाइट को नेशनल असेंबली ने एक ऑर्डर पास किया जिससे कि फ्रांस में जो फेडरल सिस्टम था, जो एस्टेट्स वाला सिस्टम था, वो ख़त्म हो गया। तो थोड़ी बहुत तो इक्वालिटी आ गई कि जो प्रिविलेजेस थी, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिली हुई थी, वो सारे प्रिविलेजेस भी ख़त्म हो गई और अब हर स्टेट को टैक्स देना था, सबको टैक्स देना था। अब हम देखते हैं फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया 1791 में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था ना कि उन्हें राजा की पावर को लिमिट करना था, उन राजा की पावर्स को कम करना था ताकि डिक्टेटरशिप ना हो फ्रांस में। उसके बाद से जो पावर्स हैं वो 3 पार्ट्स में, जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि पावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, वैसा ही हुआ। पावर 3 हाथों में चली गई, लेजिस्लेटिव के, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की, तीनों हाथों में पावर्स चली गई। और नेशनल असेंबली जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, तो फिर भी उसके पास ना पावर था, लॉज बनाने का पावर था, भले ही वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। तो उसमें उसने वोटिंग राइट सबको तो नहीं मिले नेशनल असेंबली आने के बाद, लेकिन उन्होंने जो बनाया उसमें था कि जो भी मेन हैं, मेन की बात हो रही है, जो कि 25 साल से ज़्यादा के हैं और जो टैक्स पे करते हैं एक लेबर के 3 दिन के वेज के इक्वल, उन्हें वोटिंग राइट्स मिली और उन्हें एक्टिव सिटीज़न कह दिया गया और बाकी सारे लोगों को पैसिव सिटीज़न कहा गया। तो फ्रांस इस वक्त एक्टिव सिटीज़न और पैसिव सिटीज़न के बीच में डिवाइड हो गया था। एंड अगेन एक्टिव सिटीज़न वो थे, वो मेंस थे, ओनली मेन नॉट वुमेन, वो मेंस थे जो कि 25 साल से ज़्यादा के थे और जो जो टैक्स पे करते थे एक वर्कर के 3 दिन के वेजेस के, 3 दिन की तनख्वाह के बराबर, उन्हें एक्टिव सिटीज़न कहा गया और बाकी सारे लोग पैसिव सिटीज़न कहलाए। So that's all for today, guys. Thank you for watching this video. Press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel. Thank you.